दोस्तों नमस्कार। बिहार स्पेशल वन लाइनर करंट अफेयर्स की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये इस सीरीज का 7वां वीडियो है, 7वां क्लास है जो आपको पूरा देखना है और ध्यानपूर्वक देखना है। आगामी 72वीं बीपीएससी एग्जाम सहित वो सारे एग्जाम जो आने वाले 1 से 2 महीने में बिहार में आयोजित होने वाली है, उन सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक आपको देखना है। इससे पहले जो 6 पार्ट आपको हमने प्रोवाइड किया है, अगर आपका छूटा हुआ है तो उसे जाके जरूर देख लीजिए। एक बात यहाँ हम पुनः दोहराना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें इस सीरीज में हम वन लाइनर फॉर्मेट में देख रहे हैं, लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों को एकदम विस्तार में डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में और मंथली करंट अफेयर्स वाले क्लास में ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेज आती हैं उसको आप लोग जरूर देखिए। निश्चित तौर पर बहुत सारा बेनिफिट वहाँ से मिलेगा। एक कंप्लीट पैकेज होगा बिहार के एग्जाम को लेकर, मतलब कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। चलिए फाइनली अब यहाँ पर हम सेशन में आते हैं। अब तक हम 300 प्रश्न आपको करवा चुके हैं। 301 नंबर प्रश्न से यहाँ आगे हम देखेंगे 350 तक। तो अब यहाँ 301 नंबर जो पॉइंट है, सवाल है कि बिहार कैबिनेट ने हाल ही में कला एवं संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में वाचनालय प्रारंभ करने की, यानी कि लाइब्रेरी प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही इसका जो नाम है ये भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय सह वाचनालय किया जाएगा, जिसकी मंजूरी अभी हाल ही में बिहार कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, किनके नाम पर? तो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर। दोस्तों कर्पूरी ठाकुर के बारे में कुछ चीजों को आपके बीच हमने रखा है। आइए, ये सभी पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां देख रहे हैं कि जो चीज आपके बीच हमने रखा है, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। देखिए 302 नंबर पॉइंट में कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के प्रसिद्ध समाजवादी नेता और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे और उन्हें जननायक कहकर संबोधित किया जाता है, मतलब उन्हें एक उपनाम दिया गया है जननायक का। दूसरी ओर 303 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इनसे सम्मानित किया गया। जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला था, क्रम की दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये 49वां भारत रत्न था। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें अब तक कितना भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है, तो कुल मिलाकर 53 सम्मान का वितरण हुआ है। इन चीजों को यहां आपको याद रखना चाहिए। अगले 304 नंबर सवाल को देखिएगा कि बिहार शरीफ के प्रतिभाशाली दिव्यांग खिलाड़ी जिनका नाम है झंडू कुमार। हालांकि यहां बात जो हम कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर की, कर्पूरी ठाकुर के बारे में एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार के इतिहास में ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनके इतिहास नहीं बल्कि जिनके कार्यकाल में, ये ध्यान रखिएगा, पहली बार बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी। 70 के दशक में 1977 के आसपास जब पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे। इन चीज़ों को आपको याद रखना चाहिए। हालांकि दूसरी बार जो शराबबंदी लागू हुई है वो नीतीश कुमार के कार्यकाल में। आइए एक सवाल यहाँ हम आपको पूछते हैं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। मौजूदा समय में जो बिहार में शराबबंदी नीति लागू है, ये किस तिथि से लागू है? अगर आप यहाँ ये लिखते हैं कि आंशिक जो लागू हुई थी वो किस तिथि को हुई थी, उसके 4-5 दिन बाद ये पूर्ण रूप से पूरे बिहार में लागू हुआ था। तो देखते हैं कितनी जानकारी आपके पास है, कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगला 304 नंबर पॉइंट को देखिए कि बिहार शरीफ नालंदा के प्रतिभाशाली दिव्यांग खिलाड़ी झंडू कुमार, इनका नाम याद रखिएगा झंडू कुमार, और कई सारी उपलब्धि इनके नाम दर्ज है। तो इसी से संबंधित एक पॉइंट है कि इनका चयन अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 के लिए हुआ है। वो बिहार के नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के रहने वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स जिसे कि राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है, ये 23वां एडिशन 2026 में आयोजित होना है। इन चीजों को ध्यान रखिए। और इसका आयोजन कहां पर होगा? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में। आइए 2-3 पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है उन चीजों को आपके समक्ष हम रख दें। लेकिन उससे पहले झंडू कुमार से संबंधित एक ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि एशिया ओशिनिया ओपन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित हुआ था, यहाँ ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। साथ ही इस प्रतियोगिता में भारतीय दल के ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बियरर के रूप में भी देश का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। और रहने वाले कहाँ के? तो बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ के। 306 नंबर पॉइंट देखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 यानी कि राष्ट्रमंडल
राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो आयोजन है ये 23 जुलाई से शुरू होगा, मतलब इसी महीने से, और 2 अगस्त 2026 तक ये स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित होगा। दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी आपकी 72वीं बीपीएससी एग्जाम की दृष्टिकोण से। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ कुछ पॉइंट को देखिए फिर उसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आपको ध्यान रखना है कि स्कॉटलैंड ग्लासगो में आयोजित होगा, जो ग्लासगो शहर है यहाँ पर, और ये राष्ट्रमंडल खेल का 23वां एडिशन होगा। यहाँ देखिए हमने मेंशन नहीं किया है 2026 वाला जो राष्ट्रमंडल खेल है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये हम बात कर रहे हैं राष्ट्रमंडल खेलों के 23वें एडिशन के बारे में। अब यहाँ अगले पॉइंट में आप देखेंगे कि स्कॉटलैंड में आयोजित होने वाला ये चौथा राष्ट्रमंडल खेल होगा। इससे पहले 1970 और 1986 में एडिनबर्ग में और 2014 में ये ग्लासगो में, जो ये शहर है स्कॉटलैंड के शहर है जहां ये आयोजन हुआ है। अगला 307 नंबर पॉइंट देखिएगा कि भारत में अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स केवल एक बार वर्ष 2010 में नई दिल्ली में जो 19वां कॉमनवेल्थ गेम्स था इसका मेजबानी किया था, या फिर आप बोल सकते हैं आयोजन किया था। मेजबानी भारत ने किया था और एकमात्र ये कॉमनवेल्थ गेम्स है। दोस्तों पिछला जो कॉमनवेल्थ गेम्स था 22वां संस्करण ये बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित हुआ था। हालांकि उससे पहले एक ये वाला पॉइंट देख लीजिए कि वर्ष 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होना है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2000 खास करके यहां देख लीजिए 2022 में, एक सेकंड यहां हमने लिखा है 2022 में जो हुआ था ये ब्रिटेन में हुआ था, और 26 में जो होना है वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में, और उसके बाद 30 को लेकर जो अभी हाल ही में जो जानकारी सामने आई है कि भारत ने एक लेटर ऑफ इंटरेस्ट प्रस्तुत किया है यहाँ पर, खास करके भारत में जो गुजरात में जो अहमदाबाद है यहाँ इसकी मेजबानी को लेकर अहमदाबाद को एक मजबूत दावेदार शहर के रूप में देखा जा रहा है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। इस चीज को ध्यान रखिए। अभी जो अभिरुचि पत्र यानी कि लेटर ऑफ इंटरेस्ट प्रस्तुत किया है तो यहाँ मजबूत दावेदार शहर भारत का कौन सा है, तो अहमदाबाद है। संभवतः 2030 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो भारत में आयोजित होगा, तो ये दूसरी बार हो जाएगा, है ना। अब यहाँ आगे देखिएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आयोजन था ये बर्मिंघम ब्रिटेन में हुआ था, जो इसका 22वां संस्करण था, और इसका शुभंकर क्या था तो पैरी द बुल, और भारतीय एथलीटों ने ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। इसमें 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल मिला के 61 मेडल अपने नाम किया था। पदक तालिका में चौथे स्थान पर भारतीय दल रहा था। ऑस्ट्रेलिया 178 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर था। क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए थोड़ा सा बिहार करंट अफेयर से हट के थोड़ा सा यहाँ जानकारी मैं मजबूर हो गया ये आपको बतलाने के लिए, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको रख दिया है। हालांकि बिहार करंट अफेयर्स इस सीरीज में हम फोकस कर रहे हैं तो कुछ चीजें यहां हम शामिल कर दिए। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा, हम नेक्स्ट पार्ट से इसको सुधार करेंगे। केवल मुख्यतः फोकस जो रहेगा वो बिहार पे ही रहेगा, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में मुझे यहां जरूरी लगा था इसीलिए हमने रखा है। अगले पॉइंट पर आइए। 310 नंबर पॉइंट आप देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पिंक, ग्रीन और इलेक्ट्रिक बस सेवा अभी हाल ही में शुरू हुई है, या फिर इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत हुई है। यहाँ देखिए कुछ शब्द अधूरा लिखा गया, लेकिन फिलहाल ये आपको ध्यान रखना है। इसे हरी झंडी दिखाया कौन, तो विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार द्वारा। जो हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है ना, तो यहाँ कई बार होता है कुछ गलती हो जाती है क्योंकि कंटेंट बहुत है और उसको वन लाइनर बनाना है। ऐसा नहीं कि कहीं बना बनाया है हम बस उसे कॉपी किए बस आपको पढ़ाने लगे, नहीं, वैसा काम यहाँ नहीं होता है। यहाँ से लोग कॉपी करते हैं बहुत सारी चीज़ें, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो हमारा जो हमने आपको पहले पढ़ाया हुआ है वहीं से चीज़ें तैयार होती है, तो थोड़ा सा यहाँ गलती हुआ है। देखिए यहाँ पर होना चाहिए कि बस सेवा की शुरुआत हुई है। अब यहाँ अगला प्रश्न अगले पॉइंट में देखेंगे 311 नंबर की 25 मई 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह। एक चीज़ ये ध्यान आप लोगों को रखना है कि जो हम नागरिक अलंकरण समारोह की बात कर रहे हैं, बेसिकली पद्म पुरस्कारों की जो घोषणा हुई थी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, जिसमें 131 महान हस्तियों के नाम या फिर विभूतियों के नाम को लेकर घोषणा हुई थी। तो प्रथम चरण का जो पुरस्कारों का जो वितरण है ये 25 मई 2026 को हुआ है, जहां पर पुरस्कारों का वितरण हुआ। कुल 66 हस्तियों को सम्मानित किया गया पद्म पुरस्कारों से, जिसमें पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये 3 पुरस्कार आते हैं। तो पहले चरण में 66 हस्तियों को सम्मानित किया गया। दूसरी ओर आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि यहां पर कुल मिला के 2026 में बिहार के 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार मिला है और ये तीनों के तीनों पद्मश्री हैं।
अभी हम आपको बतला भी रहे थे, पिछले पार्ट में हमने चर्चा किया था जहां पर ये हमने आपको बतलाया था कि कौन कौन है जो इन्हें सम्मानित किया गया है ना, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। पीडीएफ में वो चीज़ें अच्छे से हमने आपको दिया भी है। अगला 312 नंबर पॉइंट को देखिएगा कि हाल ही में सीबीएसई शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मैथिली भाषा को माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया है। और ये बहुत ज़्यादा खबरों में रहा था। जो मैथिली मुख्यतः बिहार के मिथिला क्षेत्र की भाषा है और ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, मैथिली भाषा की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जब ये चीज़ें खबरों में इस वजह से है तो ये वाला पॉइंट आपको जानना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप जानते भी हैं तो इसे देखिए, रिवीजन होगा। मैथिली भाषा को संविधान का 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो वर्ष 2003 में हुआ था, इसी के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ था। ये भले ही ये संशोधन 2003 में हुआ था, लेकिन ये सवाल बनेंगे एग्जाम में कि किस वर्ष से ये प्रभावी हुआ था, तो 2004 से प्रभावी हुआ था। हालांकि ये 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केवल मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि इसमें कुछ और भाषाएं थी। जैसे कि आप यहां देखेंगे, मैथिली के अतिरिक्त बोडो, डोंगरी और संथाली भाषाओं को भी संवैधानिक मान्यता दिया गया था 313 नंबर पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इस समय ऐसे तो कुल 22 भाषाएं शामिल है। हालांकि मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी, लेकिन समय समय पर बाद में कई संविधान संशोधन हुए, इसके जरिए 8 और भाषाएं इसमें जोड़ी गई है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले 315 नंबर पॉइंट पर आइए कि हाल ही में खबरों में रहा राम रेखा घाट बिहार के बक्सर जिले में है। और ये खबरों में इसलिए रहा है दोस्तों, क्योंकि जो अभी हाल ही में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, इन्होंने यहाँ पर भगवान राम की एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। अब ये घोषणा तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन यहाँ सवाल हमने इस रूप में आपको पढ़ाया था कि हाल ही में खबरों में रहा राम रेखा घाट किस जिले में है, तो बिहार के बक्सर में है। अब बक्सर से जुड़े हुए कुछ ऐसे पॉइंट को हम देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि कुछ एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। देखिए, बक्सर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित एक ऐतिहासिक शहर या फिर ऐतिहासिक जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, जो वर्ष 1991 में भोजपुर जिला से अलग होकर एक स्वतंत्र जिला बना था। कब? तो वर्ष 1991 में। इतना क्लियर है। आइए कुछ और चीजों को यहां से संबंधित हम देखते हैं। अगला 317 नंबर पॉइंट है कि बक्सर को ऋषि विश्वामित्र की तपोभूमि कहा जाता है और इसका संबंध रामायण काल से है। और इसीलिए तो यहां पर अभी हाल ही में विश्वामित्र महोत्सव का भी आयोजन हुआ था किला मैदान में। यहां आगे आपको वो पॉइंट देखने को मिलेगा। हाँ, यहां देखिएगा 321 नंबर पॉइंट पे 21 फरवरी 2000 विश्वामित्र महोत्सव 2026 का जो आयोजन है यहां बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बक्सर बिहार में वही जगह है, 318 नंबर पॉइंट को देखिएगा, जहां से मतलब बक्सर में एक जगह चौसा है, यहां से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है, जबकि बिहार के क्षेत्र को गंगा नदी कटिहार जिले में एक जगह मनिहारी के पास बिहार के भूभाग को छोड़ देती है। 319 नंबर पॉइंट देखिएगा, चौसा जो कि बक्सर में एक जगह है, यहां वर्ष 1939 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच प्रसिद्ध चौसा का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, अगले ही वर्ष यहां हुमायूं और शेरशाह सूरी की बात कर रहे हैं, तो शेरशाह सूरी जो कि अगर हम देखें तो एक बिहारी शासक था, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक होने का रिकॉर्ड इनके गर्व है इनके नाम। एक चीज और यहां पर समझने वाली बात यह है कि इन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को 2 बार पराजित किया था। एक तो 1539 में इन्होंने चौसा के युद्ध में, और दूसरा आपको याद रखना कि अगले वर्ष कन्नौज या फिर बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को इन्होंने शिकस्त दिया था। 320 नंबर पॉइंट देखिएगा, बक्सर का युद्ध जो कि 22-23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया, ये आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर शहर में गंगा नदी के तट पर स्थित कतकैली मैदान में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीजों को यहां ध्यान आपको रखना है। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला 322 नंबर प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं कि 27 मई 2026 को पटना के संवाद सभागार में आयोजित जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के दौरान बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु राजगीर और गया में हेलीपैड निर्माण की घोषणा
की गई है। दोस्तों एक तो सवाल यहाँ पर यह भी रूप में आप देख सकते हैं कि जो जनजातीय गरिमा उत्सव है ये अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ, तो पटना में आयोजित हुआ। ये चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऐसे में सवाल बनते हैं। इससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता दें, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए डाउनलोड इसे कीजिए, इससे बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ये बिहार के आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। ये प्रिंटेबल है, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए, 100-200 रुपया इसमें खर्च कीजिए और टेंशन मुक्त हो जाइए। कुल 18 महीने का संग्रह है। यूट्यूब पर या फिर अन्य किसी किताब आदि सोर्स पर बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। कोई भी मटेरियल नहीं पढ़िए, केवल इसको पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। और इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस तरह का जो एडिशन है हम कई बार आपको दिए हैं 2022 से लगातार, और 100% तो हम नहीं बोलेंगे लेकिन 95% यहां से सवाल एग्जाम में मैच करता है। भरोसा रखिए, इसे पढ़िए और एग्जाम के बाद हम प्रूफ लेकर जरूर आएंगे दोस्तों। चलिए, इस पीडीएफ को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो यहां पर चीजें और भी अच्छे रूप में आपको मिलने लगेगा। यहां पर एक बैच आपको दिखेगा करंट अफेयर्स का, जिसका नाम है विजेता बैच। ये लेने से आपको फायदा ये होता है कि करंट अफेयर्स की जो कंप्लीट प्रिपरेशन है एक कोर्स के रूप में, वीडियो क्लासेस, टेस्ट, क्विज, पीडीएफ, नोट्स, सारी चीजों के माध्यम से प्रत्येक दिन यहां आधे से 1 घंटा समय देकर आप कर सकते हैं। डेली अपडेट यहां पर आपको मिलता है। और खास बात यहां यह ध्यान रखिए, अगर आज आप इसे ज्वाइन करते हैं अगले 1 साल तक तो आपको चीजें मिलती रहेगी डेली अपडेट के रूप में, लेकिन जो पिछला अब तक का छूटा हुआ है वो सभी आपको फ्री में मिल जाएगा। और यहां तो आपको एक कूपन कोड भी दिया जा रहा है दोस्तों। एक कूपन कोड और भी है जिसकी जानकारी में भी आपको नहीं हो। यहां एक कूपन कोड आपको यह ध्यान रखना है, FEST, और लगा दीजिएगा फेस्ट 50, साइड में यहां 50 लिखना है और कहीं भी कोई स्पेस नहीं देना, FEST 50 यानी कि फेस्ट 50। और अभी जो है एक प्रकार से ये शानदार ऑफर आपको सभी कोर्स में एप्लीकेशन पे 50% का डिस्काउंट के रूप में देखने को मिल रहा है। इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप करेंगे ना तो यहाँ एक नाम मात्र की जो आप 300 देख रहे हैं ये आपको दिख रहा है, इससे भी बहुत कम हो जाएगा। मतलब एक नॉमिनल सा चार्ज पर आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। एक सुनहरा अवसर आपके पास है, जल्दी से जाइए, ये ऑफर जल्द समाप्त हो जाएगी। ऑफर की जानकारी वहां पर भी आपको मिल जाएगा। आइए अगले सवाल पर, 323 नंबर सवाल देखिएगा। 27 मई 2026 को पटना के संवाद सभागार में आयोजित जनजाति गरिमा उत्सव 2026, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, जिस उत्सव को लेकर आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो आयोजन हुआ है ये बिरसा लिव्स इन न्यू भारत थीम अर्थात इस विषय पर आधारित था। और इसका उद्घाटन जो था ये सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया था। यहां हमने नहीं लिखा है, इस चीज को आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। आइए आते हैं अगले सवाल पर। 324 नंबर पॉइंट है कि 27 मई 2026 को पटना के संवाद सभागार में आयोजित यही जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 की बात हम करें तो बिहार सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में मैराथन प्रतियोगिता आयोजित कर विजेताओं को पुरस्कृत करने की घोषणा किया था। ये चीजें भी ध्यान रखिए, घोषणा हुई थी। 325 नंबर पॉइंट में अब यहाँ कुछ 2, 4, 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो खास करके यहाँ अगर हम बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं उन्हीं से संबंधित जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। जरा इसे देखने का प्रयास कीजिए, इसमें 1-2 करंट अफेयर्स भी होंगे। तो 325 नंबर पॉइंट है कि बिरसा मुंडा आंदोलन जो है ये मुख्यतः किसके विरुद्ध था, तो ये अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध था और ये यूपीएससी सीडीएस 2019 में पूछा हुआ सवाल है। 326 नंबर पॉइंट है कि बिरसा मुंडा किस धर्म प्रचार से प्रभावित होकर ईसाई बने थे, तो जर्मन मिशनरी धर्म प्रचार से प्रभावित होकर ये खास करके यहाँ ईसाई बनने की जो बात हो रही है, मतलब इन्होंने एक प्रकार से स्वीकार किया था। तो जेपीएससी 2018 में ये सवाल पूछा जा चुका है। अब यहां आगे पॉइंट में 327 नंबर में देखिएगा, बिरसा मुंडा किस जनजाति से संबंधित थे, तो मुंडा जनजाति से संबंधित ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा हुआ है। यहां एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि बिरसा मुंडा के पिता जो थे वो थे सुगना मुंडा और उनकी माता का नाम भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। कई जगह आपको कार्मी हाथू या फिर कई जगह कार्मी मुंडा आपको देखने को मिलेगा, जो बेसिकली ये नाम आपको याद रखना है। मेरे ख्याल से ये
इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला 328 नंबर सवाल है कि उलगुलान आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया है। बिरसा मुंडा को किस उपाधि से जाना जाता है? धरती आबा की उपाधि इन्हें दिया गया है। ये झारखंड पीएससी 2016 में पूछा गया है, यानी कि जेपीएससी में। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का निधन कहां पर हुआ था? रांची जेल में हुआ था। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया है। हैजे की वजह से इनका यहां निधन हुआ था और बहुत कम उम्र में, है ना। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। आगे 3-4 और पॉइंट है, जरा इसे देख लीजिएगा। बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उलिहातू झारखंड में। यह जेपीएससी सीजल 2019 में पूछा गया है। बिरसा मुंडा आंदोलन किस क्षेत्र तक सीमित था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र। यह भी बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आदिवासी संस्कृति और भूमि सुधार की रक्षा करना। यह भी देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है। भारत सरकार ने बिरसा मुंडा की स्मृति में कौन सा दिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 15 नवंबर को। और यह भी सवाल बीपीएससी एग्जाम में 2022 में पूछा जा चुका है। इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पुनः ये रिपीट होने की या फिर इनसे मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला सवाल देखिएगा। यहाँ दो जो सवाल है 335 और 336 नंबर, कुछ कंटेंट इसमें ज्यादा थे, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको इतना बड़ा लिखा है और ये जानकारी बहुत जरूरी थी, इसलिए हमने बड़ा लिखा है। देखिए, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पिछले 25 वर्षों के सैटेलाइट अध्ययन के अनुसार जो एक रिपोर्ट अभी जारी किया गया है, तो ये जो रिपोर्ट सामने आया है, रिपोर्ट में बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से उठने वाला जो प्रदूषण है वो हिमालय तक पहुंच रहा है। और इस प्रदूषण से जो बर्फ की जो चमकीली सतह है, एक लंबे समय से उस चमकीली सतह पर प्रदूषण बैठ रहा है, जिसके कारण वहां प्रदूषण जो बैठता है वो धीरे धीरे ब्लैक होता जा रहा है। और आप जानते हैं कि जो ब्लैक सरफेस होता है वो खास करके उष्मा को अवशोषित करता है, जिससे बर्फ पिघलने लगती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस प्रक्रिया में जो ब्लैक कार्बन प्रभाव की भी हम चर्चा कर रहे थे, जो प्रदूषण बैठता है और खास करके जो काली परत उस पर बनती है धीरे धीरे, उसे ब्लैक कार्बन इफेक्ट खास करके वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया है। इसी में आगे इसी संबंधित एक जानकारी है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2024 के बीच गंगा के मैदानी क्षेत्रों तथा हिमालयी इलाकों में पीएम कण यानी कि पार्टिकुलेट मैटर में जो इसकी मात्रा है 20% से अधिक की वृद्धि देखने को मिला है। बेसिकली वाहनों से निकलने वाले धुएं, फैक्ट्रियों तथा बायोमास जलाने से निकलने वाले ऑर्गेनिक कार्बन और सल्फेट कणों में लगभग 50% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। और ये सभी चीजें रिपोर्ट में जो कही गई है वहीं से हमने आपको यहाँ आपके समक्ष रखा है। और यह प्रदूषण हिमालय की बर्फ पर जमता है, जिससे बर्फ की जो सतह है वो सफेद की बजाय काली दिखने लगती है। और काली जो सरफेस है, मैंने आपको बोला कि ऊष्मा को अवशोषित करता है और इससे क्या होता है कि जो बर्फ पिघलने की जो दर है वो बढ़ जाती है। और इस ब्लैक कार्बन इफेक्ट के बारे में या फिर जो नासा की ये रिपोर्ट कहती है, ये बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी आदि एग्जाम को लेकर जो हमारी करंट अफेयर्स का एक गोल्ड सीरीज चलता है, जो केवल और केवल आपको प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन उपलब्ध है, एप्लीकेशन पे ही आपको मिलता है। उस कोर्स को आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें एक फायदा आपको यह मिलता है कि प्रीलिम्स का जो मटेरियल है वो आपको अतिरिक्त रूप में वहां पर मिल जाता है। अब यहां अगला 337 नंबर सवाल है कि सांसद रत्न पुरस्कार 2026 के तहत कुल 12 सांसदों व 4 संसदीय समिति को सम्मानित किया गया है। और सम्मानित सांसदों की सूची में बिहार का कोई भी सांसद शामिल नहीं है। दोस्तों, ये जो खास करके पुरस्कार है, यहाँ आगे देखिएगा, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा जारी इस संसद रत्न पुरस्कार 2026 की विजेता सूची में जो हम 12 सांसद की बात कर रहे हैं, जो खास करके इसमें 10 लोकसभा सांसद और 2 जो है ये राज्यसभा सांसद हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी सांसद बिहार से नहीं है। अगला जो पॉइंट है, हालिया जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, ये 2025 पर आधारित रिपोर्ट है जो रिसेंटली आई है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार को पूर्वी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है। और इसके पीछे जो इसमें खास करके कारण बतलाया गया है कि जो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान है प्लस जीविका दीदियों की भागीदारी, जो खास करके एक प्रकार से जीविका दीदी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाई है टीम बनाकर, तो इसी का एक परिणाम है जो पूर्वी भारत का कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित हुआ है। अगला पॉइंट देखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण
2025 के अनुसार बिहार राज्य का भागलपुर जो जिला है ये पूरे पूर्वी जोन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला अगर देखेंगे पूर्वी जोन में तो वो भागलपुर है। लेकिन दोस्तों किसी जोन के आधार पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है तो किया है उत्तर प्रदेश ने। 341 नंबर पॉइंट पे देखिएगा वही चीज हमने मेंशन किया है। अब उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में एक जानकारी और है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले को सेंट्रल जोन यानी कि मध्य क्षेत्र का या फिर मध्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। 343 नंबर सवाल देखिएगा, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कला संवाद, इसका द्वितीय अंक अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया। कला संवाद के यहां पर देखिएगा जो लिखा गया पॉइंट कि सरकार द्वारा कला संवाद का द्वितीय अंक यहां के संदर्भ जो है एक्स्ट्रा आ गया है, ये यहां पर नहीं होगा। द्वितीय अंक प्रकाशित किया गया है और यह बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग की एक त्रैमासिक पत्रिका है। इसकी शुरुआत रिसेंटली हुई है, अभी कुछ में पहले पहला जारी हुआ था और अभी हाल ही में ये खास करके 3 माह बाद ये दूसरा जारी हुआ है। अब इसका उद्देश्य कला, संस्कृति एवं लोक परंपराओं, साथ ही साथ सांस्कृतिक विरासत तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना है जो बेसिकली बिहार राज्य से संबंधित हैं, है ना। इसी को लेकर ये कला संवाद पत्रिका जो है ये द्वितीय अंक भी जारी हुआ है। इसमें एक उद्देश्य समझिएगा कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, वो चीजें यहां हमने लिखा भी है। आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर बिहार के राजेश कुमार सिंह जो वर्तमान में भारत के 40वें रक्षा सचिव हैं, यहां रक्षा प्रमुख नहीं बल्कि हम रक्षा सचिव की बात कर रहे हैं, तो उन्हें हाल ही में अंतरिम व्यवस्था के तहत डीआरडीओ के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये ध्यान रखिएगा 31 मई 2026 को अभी हाल ही में जो चेयरमैन थे समीर वी कामत, इन्होंने इनका स्थान लिया है। इस पद से सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने इनका स्थान लिया, ये चीज ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत का प्रमुख रक्षा अनुसंधान संस्थान है। कई बार डीआरडीओ से जुड़ी हुई स्थापना एग्जाम में पूछा गया है वर्ष 1958 में और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। अगला 346 नंबर सवाल है, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आयोजित गांव की माटी राष्ट्रीय लोक रंग महोत्सव में कलाकार नवीन नितेश पांडे को गांव की माटी मानस कला अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया और ये बिहार के बक्सर जिले के निवासी हैं। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये सवाल, लेकिन फिर भी जरूर ध्यान रखें क्योंकि पुरस्कार की बात हो रही है और यहां आपके बीच हमने रखा है। आइए अगले सवाल पर। 347 नंबर सवाल है कि बिहार वर्ष 2026 में अब तक 86 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर स्थापित कर, यानी कि लगभग 86 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर का इंस्टॉलेशन कर चुका है बिहार, ये यहां पर कहा गया है। और इसके साथ ही देश के कुल स्मार्ट मीटरों का लगभग 1/3 हिस्सा को कवर किया है। पूरे भारत में जितने भी स्मार्ट मीटर लगे हैं उसमें 1/3 जो कवर है, जो हिस्सा है वो केवल बिहार का है, ये चीज ध्यान रखिए। और बड़े राज्यों में देखेंगे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को भी इस मामले में बिहार ने पीछे छोड़ दिया है। अगला 348 नंबर प्रश्न है कि विक्रमशिला सेतु बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बना एक महत्वपूर्ण पुल है जो इन दिनों खबरों का कारण रहा था, उसी संदर्भ में प्रश्न है। तो विक्रमशिला सेतु बिहार के भागलपुर में किस नदी पर, तो गंगा नदी पर बना एक महत्वपूर्ण पुल है, एक ऐतिहासिक पुल है जो दक्षिण बिहार बेसिकली भागलपुर को नौगछिया से जोड़ने का काम करता है। NH 31 व सीमांचल क्षेत्र को जोड़ने में एक प्रकार से जीवन रेखा माना जाता है, दक्षिणी बिहार को उत्तरी बिहार से जोड़ने में। मुख्यतः ये नौगछिया और भागलपुर को जोड़ता है, यहां पर खास करके केंद्रित रूप में देखेंगे तो। अभी ये इसलिए खबरों में रहा है कि एक जो हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हुआ था और अभी हाल ही में यहाँ बेली ब्रिज भी बनाया गया है और बेली ब्रिज से जुड़ी हुई कुछ जानकारी अभी कुछ में पश्चात हम देखेंगे। फिलहाल ये जानकारी याद रखिए कि एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था, इस वजह से ये खबरों में है। अब यहाँ से जो सवाल बन सकते हैं, ये विक्रमशिला सेतु किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर। लंबाई इसकी कितनी है, तो 4.7 किलोमीटर ये लंबा है। इसका उद्घाटन कब और किनके शासनकाल में हुआ था, तो 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों ये पूर्वी बिहार, कोसी तथा सीमांचल की लाइफलाइन यानी कि जीवन रेखा कहा जाता है।
उसके बाद यहाँ हमारा अगला सवाल है कि बिहार के नए व 24वें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आपको यह देखने को मिलेगा कि इसमें कुल 35 मंत्रियों ने शपथ लिया है ना। कुल 35 मंत्री इसमें शामिल हैं और इन 35 में से एकमात्र मुस्लिम मंत्री हैं मोहम्मद जमा खान, जो कि जदयू दल से हैं और जिन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दूसरी ओर इन 35 मंत्रियों में से आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि कुल 5 महिला मंत्री शामिल है। क्लियर है। अब हालांकि अगर हम मंत्रिमंडल की बात करें तो इसका एक वीडियो मैं जल्द लाने वाला हूं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। बिहार के मंत्रिमंडल का विस्तार जो मई 2026 में हुआ है, ये वीडियो 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा, इसको देख लीजिएगा। यहां से अगर एक सवाल बने तो समझिए कि एक अंक आपके हाथ में निश्चित तौर पर होगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त होता है। एप्लीकेशन पे बीपीएससी एग्जाम को लेकर टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है, आप लोग टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। एक नॉमिनल सा चार्ज पे आपके लिए उपलब्ध है, अभी तो 50% का डिस्काउंट भी है, जाइए इसको ज्वाइन कर लीजिए। और इसी कोर्स में बीपीएससी का जो कोर्स आपको मिलेगा, पेड कोर्स में जाइएगा, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अलग से पीडीएफ को नहीं लेना है, कोर्स में ही वो चीजें आपको मिल जाएगी। और करंट अफेयर्स का ये सेपरेट बैच है, आप चाहें तो करंट अफेयर्स का ये वाले कोर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर बीपीएससी वाला कोर्स लेते हैं तो करंट अफेयर्स का ये वाले कोर्स को लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।